Hello, Namaste, Salam Walaikum. This is Warrior Academy. It's all about you. Yes बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे विद्युत धारा का भाग 2 यानी कि पार्ट 2 आज हम डिस्कस करने आए हैं। ठीक है, यानी कि इससे पहले पार्ट 1 में यानी भाग 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। हमने केवल दो चीजों के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि बातचीत की थी। ठीक है, तो वो टॉपिक क्या है, ठीक है, वो बिंदुएं क्या हैं। ठीक है, तो वो बिंदु है, फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था धारा। कि धारा क्या होती है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, यानी कि उसका मात्रक क्या होता है। दूसरी चीज हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स आपका विभव एंड विभवांतर, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है। विभव इक्वल टू होता है वर्क डन, यानी कि कार्य अपॉन आवेश। ठीक है, कार्य अपॉन आवेश। ठीक है, तो ये होता है आपका विभव एंड विभवांतर, कि जब किसी आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक घसीटे चालक के अंदर, तो वो होता है आपका विभवांतर, यानी कि दो बिंदुओं के बीच में विभव का अंतर कहलाएगा विभवांतर। तो ये तो था शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट प्रीवियस क्लास, यानी कि पहले की क्लास का छोटा सा एक समरी टाइप कह दो, है ना। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ओम का नियम, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। ठीक है, और दूसरा है प्रतिरोध, और प्रतिरोध जिन जिन चीजों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, वो आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जैसे कि हमने कहा था कि आज हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे ओम का नियम, यानी ओम्स लॉ। ठीक है, नियम को क्या बोलते हैं बेटा, लॉ। जैसे कि हम बात करते हैं ना कि कानून के लॉ में, ये नहीं, लॉ मतलब कानून का नियम, ये जनरल टर्म्स हम इंग्लिश में हमेशा बोलते हैं। तो लॉज वगैरह तो हम बोलते हैं, तो यहाँ पे भी ओम्स लॉ यूज करो। ठीक है, यस। तो ओम का जो नियम है, वो ओम का नियम, पहले हम एक बनाते हैं चालक। ठीक है, चालक यानी कि कंडक्टर एक हम बनाएंगे। कंडक्टर यानी कि वायर, वायर यानी कि तार, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट फ्लो होता है, यानी कि विद्युत धारा फ्लो होती है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि एक्चुअली विद्युत धारा कोई कुछ चीज नहीं है, जस्ट अ टर्म, एक नाम है। जैसे कि आपका नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरा नाम सिद्धार्थ है। तो इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन के बहने को हम बोल देते हैं विद्युत धारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बहने से जो इम्पैक्ट आता है, उसे हम बोल देते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा इज जस्ट अ टर्म। ठीक है, एक नाम है, और कुछ भी ऐसा कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो अब हमने कहा कि विद्युत धारा कैसे बनती है, तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन के बहने से। तो हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उसके आउटर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। आउटर ऑर्बिट का मतलब कक्ष, बाह्य कक्ष। ठीक है, एटम का मतलब होता है परमाणु। ठीक है, ये हमने ले लिया परमाणु। ठीक है, देखो बेटा, हर एक पदार्थ अणुओं से मिलके बना है, यानी मॉलिक्यूल से। ठीक है, वो अणु बनते हैं आपके परमाणु से, यानी कि एटम से। यस बेटा, याद रखो, परमाणु को हम बोलते हैं एटम। ठीक है, तो परमाणु का तीन चीजें होती है, नाभिक के अंदर दो चीजें समाई होती है, एक तो है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो स्टेबल रहता है, यानी कि अपनी ही जगह पे बना हुआ रहता है, वो कभी भी मोशन नहीं करता, वो कभी भी घूमता फिरता नहीं रहता, है ना। यानी कि कुछ ऐसे पढ़ाकू बच्चे जो अपने घर पे ही बैठ के पढ़ना पसंद करते हैं, जब लॉकडाउन नहीं था, तो यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन जैसे, कि वो अपने बाह्य कक्ष के अंदर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, ये इसका नाभिक ले लो। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसके बाह्य कक्ष में घूमते रहते हैं। तो अभी हमने कहा कि क्या यहाँ पे करंट फ्लो होना चाहिए, क्या यहाँ पे विद्युत धारा बहनी चाहिए, क्योंकि हमारा लॉजिक तो यही था कि इलेक्ट्रॉन घूमना चाहिए, इलेक्ट्रॉन बहना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन वो एक फिक्स अपनी ही डायरेक्शन में घूम रहा है, अपने ही कक्ष के अंदर घूम रहा है। तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप सभी 12th पास होके अपने पेरेंट्स को छोड़ना चाहते हो, आप बाहर जाना चाहते हो, क्योंकि आपके ऊपर बाउंडेशंस होती है। ठीक है, आपको उनके कहने पे ही काम करना होता है, लेकिन जब आप बाहर चले जाते हो तो आप एक तरह से फ्री हो जाते हो। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो जाता है। आप फ्री कब होते हो,
जब आप 12th पास हो जाते हो। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री तब होता है जब उसको ऊर्जा मिले। जब उसको क्या मिलेगी बेटा? भाई ये किसी भी चीज से क्या मिले? ऊर्जा मिलेगी। तो ये ऊर्जा को क्या करेगा? अपने अंदर समाएगा, ये ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब का मतलब अंदर ले लेना, ठीक है। उस ऊर्जा को क्या कर लेगा? अपने अंदर ले लेगा, ठीक है, कि हाँ भाई ये ऊर्जा है। इस ऊर्जा को अपने पास ले लिया। अब मेरे पास ऊर्जा आ गई, अब मैं काम कर सकता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उसके इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से, जो बल से, किसी बल से जुड़ा है, आकर्षित बल, ठीक है, ये बल को क्या करेगा? तोड़ देगा। और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, ठीक है, फ्री हो जाएगा। अब फ्री होने के बाद ये कभी भी कहीं पे भी मोशन कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि ये जितने भी माइनस चार्जेस हमने इस चालक के अंदर बनाए ना, इस चालक के अंदर जितने भी माइनस माइनस लिखा है वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित होता है। 9th क्लास में केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। केमिस्ट्री का मतलब रसायन, रसायन विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम ये कह देते हैं कि हाँ यार ये एटम, ये परमाणु, ये ब्लू ब्लू कलर में हम बना देते हैं कि ये परमाणु है। और परमाणु पे लगा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अपने ही बाह्य कक्ष में क्या कर रहा है? रिवॉल्व हो रहा है, यानी कि चक्कर लगा रहा है, यानी कि गोल गोल घूम रहा है। जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है। तो अब क्या यहाँ पे करंट आ रहा है? क्या यहाँ पे विद्युत धारा फ्लो होगी? यस बेटा, कि यहाँ पे क्या विद्युत धारा बन रही है? नहीं, यहाँ पे कोई भी विद्युत धारा नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। विद्युत धारा बनाने के लिए हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि यहाँ पर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन का होना बहुत जरूरी है। तो अब हम यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे दे सकते हैं? तो आपको पहले हमने विद्युत धारा टॉपिक पढ़ाया था। अब हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ा रहे हैं विभव एंड विभवांतर, ठीक है। तो विभव एंड विभवांतर का मीनिंग क्या था? कि हम इन दो टर्मिनल पर, यानी कि दो सिरों पर, कि सिरा 1 एंड सिरा 2, ए एंड बी, हमने कहा कि यहाँ पे दो सिरे हैं, ठीक है, चालक के, ए और बी। हमने ए पे धनात्मक चार्ज दिया और बी पे हमने ऋणात्मक चार्ज दिया, ठीक है। यस बेटा, एक बार इसे नोट कर लेना, क्योंकि मैं इसे थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है, तो है ना। यस, बाकी का जो एक्स्ट्रा कंटेंट है उसको मैं हटा रहा हूँ। एंड यस बेटा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो यार सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। अगर और भी कोई डाउट हो तो यस कमेंट में मेंशन करो, ताकि वो डाउट भी आपका सॉल्व हो। यस, तो ए पॉइंट पे हमने धनात्मक आवेश दिया, बी पॉइंट पे हमने ऋणात्मक आवेश दिया, एक पे धनात्मक और एक पे ऋणात्मक आवेश दिया। अब हमें करना क्या? अब ये क्या करेगा? धनात्मक, धनात्मक क्या करेगा? ऋणात्मक आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जैसे रास्ते पे चलता हुआ एक लड़का अट्रैक्ट होता है, ठीक है, किससे? वो आप ही जानो, ठीक है। तो अपोजिट पर्सन आपस में क्या होते हैं? अट्रैक्ट, उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दो अपोजिट लोगों के बीच में। तो यहाँ पे धनात्मक, अंदर माइनस का कौन है? माइनस के हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस के कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो धनात्मक आवेश, यानी कि धनात्मक सिरे से आकर्षित होगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस की तरफ, वो सॉरी प्लस की तरफ जाने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन साथ में यहाँ पे विपरीत आवेश भी, सेम समान आवेश भी है। कौन कौन? ये माइनस, यानी बी पॉइंट पे जो हमने ऋणात्मक आवेश दिया, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ही समान आवेश है। और समान आवेश के बीच में जो फोर्स होता है वो रिपल्सिव फोर्स होता है। रिपल्सिव का मतलब आकर्षित का अपोजिट, ठीक है, प्रतिकर्षण, ठीक है। आकर्षित एंड प्रतिकर्षण फोर्स जो है, फोर्स का मतलब बल, है ना। तो माइनस और समान आवेश के बीच में जो फोर्स होगा वो प्रतिकर्षण का फोर्स होगा, यानी कि ये जो माइनस चार्ज है ये इसको धक्का देगा, जा मर, तुम मर, ठीक है। लेकिन धनात्मक आवेश उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो कुल मिला के 100 की एक बात, माइनस यानी कि ये इलेक्ट्रॉन वाला जो है
धन ऋणात्मक आवेश वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनस से प्लस की तरफ बहने लग जाएगा। ठीक है, तो हमें एक चीज तो ये पता चली कि इलेक्ट्रॉन का बहना किधर से किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर बहता है बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ बहेगा। ठीक है, और विद्युत धारा जो है वो इसके अपोजिट यानी कि इसके विपरीत बहती है, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये दोनों बातें ध्यान रखना। जो विद्युत धारा जो है वो अपोजिट बहती है, यानी कि विद्युत धारा प्लस से माइनस और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस बहता है। समझ आ गया, और दिख भी रहा है, जल्दी से नोट कर लेना ऊपर, है ना। यस, तो ये दोनों बिंदुएं यानी कि ये दोनों जो पॉइंट है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो यस, अब मैं रेस करता हूं इसको। अब हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ। अब हम क्या पढ़ते हैं बेटा, ओम्स लॉ। अब आपको पता चल चुका है कि किसी भी चालक में विद्युत धारा तभी प्रभावित होगी जब उसके दोनों सिरों पर विभवांतर लगाया जाए। ठीक है, और जितना ज्यादा विभवांतर होगा उतना ही ज्यादा करंट होगा। जैसे कि मोबाइल चार्जर आप सभी देख रहे हो, पहले 2 वोल्ट का आता था, 5 वोल्ट का आता है, 5 वोल्ट का ज्यादा जल्दी चार्ज करता है। ठीक है, और अभी 15 वोल्ट का आ गया। ठीक है, 20 वोल्ट का आ गया। तो यानी अब आप, चलो मोबाइल चार्जर तो छोड़ो, बल्ब को ही देख लो, एलईडी बल्ब आप सभी यूज करते हो। ठीक है, एक 3 वोल्ट का होता है, 5 वोल्ट। ठीक है, अलग अलग पावर का होता है। हम पावर लास्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल ये मान लो अलग अलग पोटेंशियल देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका फैन है, हम रेगुलेटर से क्या चेंज करते हैं, उसका पोटेंशियल ही तो चेंज करते हैं कि उनके दोनों सिरों के बीच, पंखे के दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर है उसको चेंज करते हैं। तो अगर कम पोटेंशियल देंगे तो कम फ्लो होगा, मतलब पंखा जो धीरे घूमेगा। धीरे क्यों घूम रहा है, क्योंकि मोटर में विद्युत धारा कम जा रही है। मोटर में विद्युत धारा कम जाने से क्या होगा, पंखा धीरे घूमेगा। और विद्युत धारा काहे को कम जा रही है भाई, अपनी मर्जी से कम जाएगी क्या, नहीं जाएगी ना। हम क्या कर रहे हैं, उसके बीच पंखे पे दो सिरे हैं जिसके बीच में हम विभवांतर को कम कर रहे हैं। विभवांतर बढ़ाएंगे, पंखे के लेवल को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, उसमें बहने वाली धारा भी बढ़ने जाएगी। जैसे जैसे धारा बढ़ेगी वैसे वैसे आपके उन दोनों सिरों के बीच में करंट जो है, विद्युत धारा बढ़ेगी। तो आपका जो मोटर है वो ज्यादा स्पीड से घूमेगा। अगर कम करंट होगा यानी कि कम विभवांतर होगा तो धीरे घूमेगा। तो यही ओम का नियम है कि ओम ने बोला कि उनके सिरे के मध्य जो विभवांतर, उनके मतलब चालक के सिरे के मध्य जो विभवांतर है उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज उसने कुछ कंडीशंस बोली। कि कंडीशंस का मतलब क्या है, जैसे कि आप यार कंडीशन वर्ड तो यूज करते ही हो, है ना। तो कंडीशन का मतलब अवस्थाएं कुछ। तो उसने ये बोला कि भौतिक अवस्थाएं क्या होनी चाहिए, मतलब स्थिर होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। कि भौतिक अवस्थाएं क्या होनी चाहिए बेटा, यहाँ पर भौतिक अवस्था स्थिर होनी चाहिए। अच्छा, अवस्था ऐसे लिखते होंगे। तो क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। यार बेटा काफी टाइम हो गया हिंदी पढ़े हुए, मे बी 2006 में और 8 में पढ़ी थी। यस, भौतिक अवस्थाएं, जैसे कि भौतिक अवस्था क्या होती है, ताप हो गया, दाब हो गया, लंबाई हो गई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो गया आदि। ठीक है, स्थिर रहे। स्थिर यानी कि कांस्टेंट रहे, घूमे फिरे नहीं, वेरिएशन नहीं आना चाहिए इनके बीच में। वेरिएशन का मतलब कभी ज्यादा कभी कम, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी भौतिक अवस्थाएं स्थिर होगी तब जाके ये ओम का नियम एप्लीकेबल है, अप्लाइड होगा, अदरवाइज ये अप्लाइड नहीं होगा। ठीक है, ये मतलब लागू होगा, बी इज प्रोपोर्शनल टू आई तभी लागू होगा जब आपके पास भौतिक अवस्थाएं क्या हो, स्थिर हो। अब हमने बचपन में ही पढ़ते आ रहे हैं कि समानुपाती का साइन हटता है तो स्थिरांक आता है। स्थिरांक का मतलब कांस्टेंट आता है। अब वो स्थिरांक इंटू हम लिख देते हैं आई। तो यहाँ पे जो स्थिरांक होता है वो होता है बेटा आर। ठीक है, यहाँ पे जो स्थिरांक होता है बेटा क्या होता है, आर। ठीक है, इस आर एक स्थिरांक है जिससे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसे डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे कि प्रतिरोध क्या बीमारी होती है। ठीक है, ये चालक की ऐसी कौन सी बीमारी है। लेकिन इसका यूनिट जो है, यूनिट यानी कि मात्रक जो है ओम होता है। ओम का सिंबल ओमेगा की तरह बनता है, कुछ इस तरह से।
ठीक है, ओमेगा की तरह। ठीक है, इसको बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा। हिंदी में सही लिख रहा हूँ तो ठीक, नहीं तो ठीक है, इंग्लिश में तो ये होता है ओमेगा। ठीक है, तो ये ओमेगा एक सिंबल है जिसको, ये जो ओम हम इतना लिखते हैं ना, से इस ओमेगा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सिंबल है इसका ओम का। और ओम क्यों दिया इसको, कि भैया ओम ने इतनी मेहनत की। ठीक है, अब ओम ने इतनी मेहनत की और हमें इससे क्रेडिट भी नहीं दे, यार ये तो नाइंसाफी होगी ना ओम के साथ। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कहा, प्रतिरोध का मात्रक ओम बोल दिया, ताकि हाँ भाई उसे बंदे को याद रखे, उसने इतना बड़ा नियम दिया है। V इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि विभवांतर जो है समानुपाती होगा करंट के। इसने इतनी सी चीज बोली, लेकिन कब, जब भौतिक अवस्थाएं स्थिर हो। जब भौतिक अवस्थाएं स्थिर होगी तभी ये एप्लीकेबल होगा, यानी कि लागू होगा ओम लॉ। अदरवाइज ओम का नियम लागू नहीं होगा। यस, तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन पूछी जाती है। जिस तरह से हमने एक एम्पियर की परिभाषा लिखी थी, जिस तरह से हमने एक एम्पियर की परिभाषा लिखी थी, उसी तरह हमें एक ओम की परिभाषा भी लिखनी है। तो एक ओम क्या होगा, अभी हमारे पास एक फॉर्मूला आया ना, क्या है फॉर्मूला, V इक्वल टू आई आर। अब ओम किसका यूनिट होता है, मात्रक होता है प्रतिरोध का। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि प्रतिरोध जो है वो बराबर होता है किसके, विभवांतर, विभवांतर, चलो ठीक है, यहाँ पे विभवांतर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, धारा। यानी कि शॉर्ट में बोले तो R इक्वल टू V अपॉन आई। ये जो है ये फॉर्मूला होता है। अब हमें चाहिए R की वैल्यू कितनी, एक, 1 ओम चाहिए। ठीक है, हिंदी में लिखो भाई, 1 ओम। ठीक है, तो 1 ओम कब आएगा, जब विभवांतर क्या हो, 1 वोल्ट हो। चलो इंग्लिश में लिखते हैं, 1 वोल्ट, और धारा कितनी हो, 1 एम्पियर हो। ठीक है, ये एम्पियर इंग्लिश में हम ऐसे लिख सकते हैं, एम्पियर को कैपिटल AMP लिखते हैं। अब कितना इतना लंबा चौड़ा लिखोगे रे यार। ठीक है, इतना लिखोगे क्या तुम, एम्पियर एम्पियर, वोल्ट वोल्ट, VOLT लिख दो, या V से बता दो 1 वोल्ट, काम ही खत्म। ओम को भी ओमेगा से बता दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो 1 ओम क्या होगा, जब किसी चालक के सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर हो तो उसमें उत्पन्न करेगा क्या, उस चालक में 1 एम्पियर धारा बहने लग जाएगी, तब चालक का प्रतिरोध 1 ओम के बराबर होगा। तो ये डेफिनेशन, यानी कि ये परिभाषा हो गई किसकी, 1 ओम की। तो ये तो हो गया बेटा सिंपल सा इंट्रोडक्शन आपके ओम के नियम का, जहाँ पे हमने प्रतिरोध का, 1 ओम प्रतिरोध का परिभाषा भी हमने समझी। ठीक है, यस बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन, यानी कि प्रैक्टिकल रूप से उसे जस्टिफाइड कैसे करें। कि अब यार तुम बोल दो कि नहीं यार वो तो ये चीज होगी नहीं, सूरज तो जो है पूरब से उगता ही नहीं है, वो तो पश्चिम से उगता है। तो लेकिन प्रूव करना पड़ेगा ना भाई, जो आपने बोला है स्टेटमेंट, उसको प्रूव भी तो करना पड़ेगा, जस्टिफाई भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, उसका सत्यापन कौन करेगा। ठीक है, तो इसी तरह हमने ओम का नियम का सत्यापन बिना करे, ओम की बात को नहीं माना, तो ओम ने पहले सत्यापन भी किया कि हाँ देखो ये चीज हो रही है। ठीक है, जब तक वो उसने प्रूव नहीं किया, उसकी बात को कोई मानेगा भी नहीं। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि सत्यापन में क्या हुआ। जैसे कि हमने एक प्रतिरोध लिया, प्रतिरोध का मतलब बोल दो एक तरह से चालक, हमने एक चालक लिया। ठीक है, उसके दोनों सिरों पर हमने क्या लगाया, वोल्ट मीटर लगाया। साथ ही साथ एमीटर जो है हमने उसके सीरीज में कनेक्ट किया। याद रखना, एमीटर हमेशा सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में लगता है, वोल्ट मीटर जो है हमेशा समांतर क्रम में लगता है। ये हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया, यानी कि पहले वाली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि समांतर श्रेणी में ही लगता है वोल्ट मीटर, और एमीटर जो है वो सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध का मतलब है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल मतलब जानते हो, जो चेंज होता है, जो चेंज हो, चेंज का मतलब परिवर्तित होता रहे, जिसको हम परिवर्तित करते रहे। ठीक है, परिवर्तित में भी मैं सही हूँ, चेंज को हम बोलते हैं परिवर्तन होना। ठीक है,
यानी कि ऐसा रेजिस्टेंस या ऐसा उपकरण, ठीक है, या ऐसा एपरेटस जिसके प्रतिरोध को हम चेंज करते रहें, परिवर्तित करें, तो उसे ही हम बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें अलग अलग करंट चाहिए तो हम प्रतिरोध बढ़ाते हैं, कम करते हैं। ठीक है, स्विच हमने लगाया क्योंकि देखो यार घर पे भी स्विच लगाते ही कि हमें यार ये थोड़ी ना है कि नॉन स्टॉप फैन चलता ही रहे, मतलब पूरे दिन रात ट्यूबलाइट का बिल आता रहे अपने। ठीक है, ऐसा नहीं होता ना, स्विच बनाए जाते हैं तो ये सर्किट में भी स्विच लगाए जाएंगे ताकि ये जो बैटरी है ये बराबर करंट दे, और जब हमें नहीं चाहिए तो इस स्विच की मदद से हम इसे बंद कर सके परिपथ को। ठीक है, तो ये एक सर्किट बन गया, हमारे परिपथ को क्या बोलते हैं बेटा, सर्किट। ठीक है, अब जैसे कि हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है माइनस से प्लस बहता है, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर से इधर फ्लो होगा, लेकिन करंट जो है प्लस से माइनस, तो अब परिपथ में कहीं पर भी विद्युत धारा का डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अपने को एग्जाम में कभी भी जब आप परिपथ बनाते हो, जब भी सर्किट डायग्राम यानी परिपथ का चित्र बनाते हो, तो वहां पे विद्युत धारा की डायरेक्शन यानी कि दिशा मेंशन करना मत भूलना, यानी कि बनाना मत भूलना। तो ये लो, करंट इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर देखो प्लस से निकला, घूम रहा है, अब किधर जाएगा बेचारा, माइनस की तरफ ही जाएगा। तो ये हमने बना दिया विद्युत धारा का दिशा। अब ये है एक पूरा डायग्राम, सिस्टमेटिक डायग्राम, प्रॉपर डायग्राम। ठीक है, यस। तो अब फर्स्ट पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कहाँ लगा हुआ है, कैसा लगा हुआ है, और कौन किसका क्या काम है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, स्विच को ऑन किया साहब। स्विच को ऑन करके यहाँ पे एम मीटर है और वोल्ट मीटर है। एम मीटर करंट की रीडिंग को बताएगा, वोल्ट मीटर पोटेंशियल की रीडिंग को बताएगा। तो हमने क्या कहा, अलग अलग तार लगाए। हमने क्या किया, अलग अलग तार लगाए। ठीक है, और बाद वोल्ट मीटर की रीडिंग और साथ साथ में हमने ए मीटर की रीडिंग ज्ञात की कि हाँ, हमने पहले 1 एम्पियर के लिए पोटेंशियल जैसे कि 2 वोल्ट निकाला। ठीक है, अब हमने करंट 2 एम्पियर कर दिया, फिर आपका वोल्ट जो पोटेंशियल आया वो आया पोटेंशियल यानी कि विभवांतर आया 4 वोल्ट। ठीक है, फिर 3 एम्पियर के लिए किया तो ये हो गया 6 वोल्ट। तो ऐसे एक हमने एक टेबल बनाई अलग अलग प्रतिरोध के लिए। वायर अलग अलग लेने से क्या होगा, उसका प्रतिरोध अलग अलग हो रहा है। ठीक है, तो अलग अलग करंट के लिए हमने उसके संगत, ठीक है, पोटेंशियल की एक टेबल बना दी। अब इन दोनों टेबल से हमने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, जिसपे हमने विभवांतर को हमने कहाँ पे मेंशन किया, वाई एक्सिस पर, वाई अक्ष। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं ना वाई अक्ष। अगर मैं सही हूँ, ठीक है, क्योंकि बेटा काफी टाइम हो चुका है हिंदी पढ़े हुए, मतलब 2008 में मैंने हिंदी पढ़ी है, यानी कि कम से कम 13 साल ऊपर हो चुके हैं। उसके बाद मैं फर्स्ट टाइम ये सेकंड वीडियो बना रहा हूँ हिंदी में। अदरवाइज मैंने हिंदी में कभी टीचिंग नहीं किया है। उसके बाद मैंने कॉलेजेस में, स्कूल्स में, एंड लेकिन वो सारा मीडियम जो था इंग्लिश मीडियम था। लेकिन मैं अब आप लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि मैं हिंदी में वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोगों को भी इसका प्लेटफॉर्म अच्छे से मिल पाए, जहाँ पे आप इजीली टॉपिक को कवर कर पाओ और समझ पाओ। ठीक है, तो एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष पर हम लेते हैं करंट यानी कि विद्युत धारा। ठीक है, क्या लेते हैं बेटा, विद्युत धारा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये देखो, अब जल्दी से नोट कर लो। मैं हमें मतलब ऐसे थोड़ी ना बैठ के पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पर हमने विद्युत धारा ली। अब क्या होता है, कैसे होता है, अभी अपन नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इस पॉइंट में यही था, हमने देखो फोर्थ पॉइंट क्या था, पाठ्यकों के मध्य में ग्राफ खींचा। अब ग्राफ कैसे खींचेगा वो बात की बात है। ठीक है, यस। तो ये टेबल नोट कर लेना, आगे हम इसी को यूज करेंगे थोड़ा। 1 2 3 4 2 4 6। यस बेटा, तो हमने एक ग्राफ खींचने पर हमें क्या मिली, एक सरल रेखा मिली, यानी कि स्ट्रेट लाइन मिली। स्ट्रेट मतलब सीधा साधा बंदा। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, आप यूज करते हो यार मारवाड़ी में, अरे अरे आपा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ यार, आपा का कही, आपा तो सीधो सीधो बोला। तो सीधो सीधो मतलब यही होता है कि सरल रेखा, सीधा, सीधी रेखा को हम क्या बोलते हैं, सरल रेखा। जिसे हम बोलते हैं सीधा मतलब स्ट्रेट। ठीक है, रेखा का मतलब लाइन, तो स्ट्रेट लाइन। याद कर लो, कोई छोरी वोरी हो ताकि क्लास में, तो उन्हें बोल दिया करो छेड़बा के लिए, अरे तू तो लाइन है। यानी कि याद हो जाएगी कुछ चीजें, कुछ चीजें ऐसी मजाक के वे में याद कर लिया करो ताकि आपका हो। लेकिन एक चीज याद रखना भाई, प्रिंसिपल से बच के रहना। ठीक है, वरना तुम कहोगे कि हमने वीडियो देखी थी साहब, इसलिए हमने तो बोल दिया मजाक में, वीडियो वाले की गलती बेटा।
जो भी आप कांड करो वो अपने रिस्क पे करो, ठीक है। अगर बंदी, ठीक है, जिस भी आप लड़की को ऐसे मजाक कर रहे हो वो आपकी फ्रेंड ही हो, कोई अजनबी ना हो, वरना फिर क्या होगा, कुटाई उटाई हो जाएगी और कुछ ही नहीं होगी, ठीक है। तो एक ग्राफ इन यानी कि इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। एक तो हम विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। अपनी पहले की रीडिंग क्या आई थी, 1 एम्पियर करंट के साथ 2 वोल्ट, 2 एम्पियर करंट के साथ 4 वोल्ट, और 3 एम्पियर करंट के साथ 6 वोल्ट अपने पास रीडिंग आ गई। तो यानी कि हर एक बिंदु ए बी सी, इनकी रीडिंग जो है वो कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर धारा है 1 एम्पियर, तो विभवांतर है 2। यहाँ पे है धारा 2 एम्पियर, विभवांतर है 4। यहाँ पे है धारा 3 एम्पियर। अरे कोऑर्डिनेट तो पढ़ा है ना, ज्योमेट्री तो पढ़ी होगी। ज्योमेट्री के अंदर क्या होता है कि जब एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आप मेंशन करते हो ना, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कैसे होंगे, जैसे कि यहाँ हो गया 3 6, यहाँ कोऑर्डिनेट हो गया आपका 2 4, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गया आपका 1 और 2, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट धारा को बताएगा, वाई कोऑर्डिनेट पोटेंशियल यानी विभवांतर को बताएगा, ठीक है। तो एक सीधी रेखा मिलने पर हम ये कह सकते हैं कि भैया ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ओम्स लॉ पर यहाँ पे ओम्स लॉ लागू हो रहा है, क्यों? क्योंकि जब भी दो वेरिएबल के बीच में, जब भी दो भौतिक क्वांटिटी को क्या बोलते हैं यार, जैसे फोर्स हो गया, ये हो गया, पोटेंशियल हो गया, तो बेटा भौतिक क्वांटिटीज, भौतिक राशि, हाँ, ठीक है। तो कोई भी भौतिक राशियां हो दो, उनके बीच में समानुपाती का सिंबल आ जाए, समानुपाती का साइन आ जाए, चिन्ह आ जाए, यानी कि दो भौतिक राशि जिनके मध्य में क्या हो, समानुपाती का रिलेशन हो, यानी कि रिलेशन बोले तो, रिलेशन मतलब तो जानते ही हो ना सब, सबके है रिलेशन कहीं ना कहीं तो। हम्म। तो V जो है, विभवांतर जो है एक भौतिक राशि है, करंट जो है दूसरी भौतिक राशि है, इनके मध्य में समानुपाती का सिंबल है, साइन है, ठीक है, रिलेशन है। तो समानुपाती का रिलेशन है, दैट मीन्स ये हमेशा एक सरल रेखा से ही बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सरल रेखा आ गई V और I के बीच में, यानी कि ये ओम्स लॉ का भाई सही स्टेटमेंट है। तो बस ये हो गया आपका ओम का नियम का प्रायोगिक सत्यापन। यस बेटा, समझ में आ रहा है आप सभी को? ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध का मतलब होता है रोकने वाला। प्रतिरोध का मतलब रोकने वाला। अब यहाँ पे बहता कौन है, इस पूरे चालक में बहता कौन है, ठीक है, बहता कौन है, इलेक्ट्रॉन बहता है। कौन बहता है बेटा, इलेक्ट्रॉन बहता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन बहता है तो इलेक्ट्रॉन को रोकेंगे, ठीक है। मैं नहीं रोकूंगा बेटा, आप भी नहीं रोकोगे, बस रुकता है अपने आप। तो जो रोकता है उसे ही हम बोलते हैं प्रतिरोध। अब कौन रोकता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये कौन रोकेंगे, ऐसे कौन है ये इंसान, कौन है ऐसे लोग जो इसे बेचारे इलेक्ट्रॉन को रोकते हैं यहाँ पे बहने से। इलेक्ट्रॉन ने हमारा क्या बिगाड़ा है, इलेक्ट्रॉन बह रहा है, करंट दे रहा है, हा? उसको कौन रोक रहा है? तो अब जानते हैं। देखो, जैसे कि इंसान की दौड़ में इंसान ही अपने इंसान दूसरे साथी वाले इंसान को अपने पीछे खींचता है कि यार वो आगे क्या बढ़ रहे हो, वो क्या बढ़िया परसेंटेज क्या आ रहा है, वो क्या इतनी बढ़िया गाड़ी कहाँ है, वो अतरू कहाँ कमा रहे हो। तो मतलब पूरी दुनिया में इंसान दूसरे साथी को पीछे खींचने में लगा रहता है, अपने को आगे नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। पूरी एनर्जी कहाँ लगाएगा, दूसरे को पीछे खींचने में। तो उसी तरह यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन साथी है, ठीक है। इस डायग्राम में आप देख रहे हो चालक में कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं बेचारे, आराम से खड़े हुए हैं। जैसे ही हमने इस पे विभवांतर लगाया, इधर प्लस और इधर माइनस। देखो, जब पैसा वैसा नहीं है किसी के पास, उनको पता है कि ये भी आप नहीं जानी फेल हो रहे हो, आप भी फेल हो रहे हैं, तो जब तो कोई दिक्कत कौन है। लेकिन आगलो आदमी बड़वा लाग जावे, ठीक है, तो अपन घनी दिक्कत होवे। तो उसी तरह जैसे कि चालक है, विभवांतर लगाए, विभवांतर लगाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन धनाधन 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 फ्लो होने लग जाएंगे। तो जैसे ही फ्लो होंगे क्या होगा, फ्लो होने से ये इलेक्ट्रॉन आगे वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन भी कम क्यों, अरे मैंने तो धक्को मार रहे हो, मैं आगे वाला ने ना मारूं। जैसे कि एक ट्रैफिक में
बेचारा किसी वजह से आगे कोई गाड़ी रुकी हो तो पीछे वाला हॉर्न मारेगा, ये इसको हॉर्न मारेगा, ये भी इसको हॉर्न मारेगा, ये भी इसको हॉर्न मारेगा। ठीक है, जबकि पता है कि अगला आदमी तभी जाएगा जब उसके सामने से कोई गाड़ी जो आड़ा है, जो रोड़ा अटका हुआ है वो हटेगा, तभी आगा अगला आदमी आगे बढ़ेगा। ठीक है, नहीं तो पीछे वाला हॉर्न बजाते जाएंगे, फिर उसके पीछे वाला भी बजाएगा आगे को देख के। तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है, यानी कि एक आदमी आगे वाले को क्या करेगा, पीछे खींचेगा, धक्का मारेगा, ताकि वो गाड़ी जो है स्लो हो जावे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आराम से फुल स्पीड में दौड़ रहा है, ये आएगा भक्के और ये इसको धक्का मारेगा। ठीक है, जैसे धक्का मारेगा इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, बेचारे की ऊर्जा कम हो जाएगी। जैसे ही ऊर्जा कम होगी, इसकी जो मोशन है यानी कि गति है वो भी कम हो जाएगी। अब ऊर्जा कम होने से गति कम हो जाएगी। ठीक है, अब गति कम हो रही है तो कम बहेगा तो विद्युत धारा कम मिलेगी, तो इसी को हम बोलते थे प्रतिरोध। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, इसके टकराने से ही इनमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है, इसे ही हम बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पे चालकों में आवेशों में बहने या प्रवाह में उत्पन्न बाधा को ही प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, जब बहुत सारे चालक के अंदर बहुत सारे आवेश फ्लो होते हैं और उनके बीच में जब प्रतिरोध उत्पन्न होता है, बाधा उत्पन्न होती है उनके बहने में, उससे हम बोल देते हैं प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि है ओम। ठीक है, क्योंकि इसको ओम ने बताया था। ठीक है, यस बेटा, तो प्रतिरोध समझ में आ गया आप सभी को। यस, तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध की निर्भरता, कि प्रतिरोध जो है किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो पहला तो चालक की लंबाई, यानी कि इसने कह रखा है कि प्रतिरोध जो होता है चालक का वो लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि R इज प्रोपोर्शनल टू L। प्रोपोर्शनल को बोलते हैं समानुपाती, यानी कि हमने क्या लिखा, जो प्रतिरोध है समानुपाती है लंबाई के। लंबाई को L से बता दिया, क्योंकि लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, लेंथ का मीन्स L। तो R समानुपाती L है, इक्वेशन 1। ठीक है, मतलब समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर हमने कहा कि R जो है समानुपाती है लेंथ के, क्यों भाई, तो उसको जस्टिफाई करते हैं कि हमने दो वायर लिए, ठीक है, जिसकी लंबाई अलग अलग थी, जिसकी लंबाई अलग अलग थी, इसकी लंबाई जैसे कि 1 मीटर, इसकी लंबाई जैसे कि 2 मीटर। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, बहुत सारी 100 बंदे हैं, ठीक है, एक 5 फीट वाले कॉरिडोर, कॉरिडोर का मतलब रास्ते में अपन कहें कि ठीक है एक रास्ता है, बहुत सारी बाइक है, 100 जनों की बाइक एक रास्ते में खड़ी है धनाधन एक साथ। ठीक है, उसका जो 10 फीट का रोड है, रोड कितना चौड़ा है, 10 फीट, उसमें से 100 बाइक भग रही है। ठीक है, और लो जो वो रोड की लंबाई है वो मान लो 10 मीटर है। ठीक है, तो उनके बीच में जो टकराना होगा, नंबर ऑफ टक्कर्स होगी, जो संख्याएं होगी उनके बीच में टकराने की वो कम होगी। क्यों, क्योंकि जितना रास्ता जितना लंबा होगा उतनी ही टक्कर होगी। अब 10 मीटर को मैं 5 मीटर कर दूं, अब मैं कह दूं कि भाई 1 मीटर ही है रोड, तो यूं बाइक गई खत्म, यूं बाइक गई खत्म, तो उनके बीच में टक्कर भी कम होगी। अब मैं कहूँ कि 10 मीटर नहीं है, 50 मीटर का रोड है, लंबाई कितनी तय करनी है तुम्हें, 50 मीटर की, जबकि चौड़ा कितना रोड 10 फीट ही है। तो अब 100 बाइक है, वो धनाधन गुजर रही है वहां से, तो उनके बीच में आपस में टक्कर ज्यादा होगी। तो लंबाई बढ़ने से उनके बीच में टक्कर ज्यादा होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बीच में टक्कर ज्यादा होगी। अब टक्कर ज्यादा होगी तो यहाँ पे प्रतिरोध भी जो है ज्यादा उत्पन्न होगा, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि प्रतिरोध समानुपाती होता है लेंथ के। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध को बढ़ाने पर, ठीक है, कौन बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी, या लंबाई को बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, और लंबाई को कम करने पर प्रतिरोध भी कम होगा। समझ में आया, लंबाई को कम करने पर, क्योंकि समानुपाती का मतलब क्या है, एक को बढ़ाओ दूसरे भी बढ़ रहा है, एक को कम करो दूसरा भी कम हो रहा है। ठीक है, यस बेटा, समझ में आ रहा है। और यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें वीडियो को, ताकि और भी आप जैसे लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है, और यस, और कोई सजेशन और कोई प्रॉब्लम हो तो बताना जरूर। वैसे हिंदी मीडियम वाले सजेशन कम देते हैं, पढ़ना ज्यादा पसंद। यस, प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है। व्युत क्रमानुपाती यानी समानुपाती का उल्टा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब अनुप्रस्थ काट
क्षेत्रफल मतलब एरिया, हमारो एरिया है भाई, एरिया मतलब जगह, ठीक है। तो एरिया को ए से बता देते हैं। तो अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे कि अपने एक दीवार, चलो इसको मैं एक्सप्लेन करूँ। ये अपने कोई दीवार है कमरे की, इस दीवार के यहाँ पर खिड़की लगी हुई है, विंडो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन विंडो। क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉस सेक्शन विंडो। ये नाम तो कहीं ना कहीं सुना ही होगा ना। क्रॉस सेक्शन विंडो क्या होती है, तो एक्चुअली क्या होता है, अनुप्रस्थ काट, काट का मतलब सेक्शन, ठीक है। अनुप्रस्थ का मतलब क्रॉस, तो क्रॉस सेक्शन, क्षेत्रफल का मतलब पता ही है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अभी इस एरिया को तो हटाओ, हम विंडो की बात करें, क्रॉस सेक्शन विंडो। अब क्रॉस सेक्शन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ से हवा का आदान प्रदान होता है, यानी हवा जो निकलेगी उन दीवारों से थोड़ी ना निकलेगी, इन दीवारों से हवा थोड़ी ना पास होगी, हवा कहाँ से पास होगी, इस खिड़की से निकलेगी और इस खिड़की से आएगी। तो हवा के लिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हुआ, हवा के लिए आने जाने वाला एरिया क्या हुआ, कि विंडो, विंडो का जितना एरिया होगा वो हवा के लिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो जाएगा। तो उसी तरह वायर जो है बेलनाकार होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होगा इस वृत्ताकार एरिया में ही, वृत्ताकार क्षेत्रफल में ही गुजरेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वैसे ही तो जाएगा अंदर और वृत्ताकार एरिया से ही बाहर आएगा, ठीक है, क्षेत्रफल से ही बाहर आएगा। तो हम कह देते हैं कि जो वायर का है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो बराबर होता है उसके वृत्ताकार क्षेत्रफल के, ठीक है। तो ये तो होता है अनुप्रस्थ काट। यस बेटा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। देखो यार, ये एक्चुअली आरबीएससी में इतना डिटेलिंग में किसी को कोई पढ़ाते नहीं है, अनुप्रस्थ काट क्या होता है, कैसे होता है, बस यूं बोल देते हैं कि हाँ व्युत्क्रमानुपाती होता है, लिख लो तुम। मैं ट्राई कर रहा हूँ समझा पाऊँ तुम्हें कि एक्चुअली देखो, फिजिक्स को फील लेके पढ़ोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि इसमें याद करने वाली कोई चीज है ही नहीं। साइंस बहुत इजी है यार बेटा, कोई डिफिकल्ट नहीं है साइंस, ठीक है। और रटना अपने को है ही नहीं, समझना है, ठीक है। यस, तो अब हमने कहा कि वही बाइक जो है, अब अनुप्रस्थ काट का मतलब एक वायर ये ले लेते, पहले डायग्राम बना ले, सेम लंबाई का, लेकिन इस बार उसका वृत्ताकार का एरिया क्षेत्रफल जो है बड़ा बनाया। अब वही 10 मीटर रोड पर, 10 मीटर रोड पर दो बाइक वाले, ठीक है। लेकिन एक बार तो रोड जो है 10 फीट का है और दूसरी बार जो रोड है हमने 20 फीट का कर दिया। तो यार मुझे एक बात बताओ, कौन से रास्ते पे बाइक आराम से चलेगी बिना ट्रैफिक के। अब देखो, सगड़ी रोड होती है, सगड़ी गलियां होती है, उसके अंदर कारें जो जाती है, बाइक जो जाती है वो फंस जाती है। क्यों, क्योंकि उसका जो चौड़ापन है वो कम होता है रास्ते का। अब रोड हाईवे की बात कर लो, एक अपनी गलियों की बात कर लो, 4 लाइन 2 लाइन 6 लाइन में अंतर क्या है, रोड चौड़ा हो गया और क्या। 6 लाइन पे आराम से भन्ना बोर्ड गाड़ियां चलती है, 120 140 160। 4 लाइन पे थोड़ी कम चलती है, 100 80 90। और सिंगल लाइन पे, यानी कि जहाँ पे टू वे होता है, आने का अलग जाने का अलग, वहां पे क्या चलती गाड़ियां, 60 में 50 में। और एक ही रोड हो तो, अब एक ही रोड होगा ऊपर तो चाले 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर की स्पीड, जो कि आपने गाँव में सिटिया में जो रोड होगा ऊपर, समझ में आ रहा है ना बेटा पॉइंट। तो यानी कि अपन क्या करते हैं, रोड को चौड़ा करते हैं, यानी कि उसके एरिया को, जहाँ पे हम निकलते हैं, जहाँ से हम बहते हैं, जहाँ से हम जाते हैं, वो एरिया चौड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए रास्ता हमें बड़ा करना है। तो इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए रास्ता बड़ा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बड़ा करना पड़ेगा। तो हमने एरिया को बड़ा किया, ठीक है, एरिया को बढ़ाया। अब एरिया को बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन जो है आराम से पास हो रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन आराम से पास नहीं हो रहा था, पहले दो दो इलेक्ट्रॉन की लाइन आ रही थी, और जो फिर भीड़ भड़का होगा तो टक्कर मारेंगे, टक्कर मारेंगे तो आर, यहाँ पे ऊपर वाले में आर क्या है, ज्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जगह आराम से है तो इलेक्ट्रॉन आराम से मस्ती में घूम फिर के एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच जाएगा, यानी कि यहाँ पे आर क्या हुआ, कम हुआ। यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल था, ये जो एरिया था, वो यहाँ पे क्या है, कम। और यहाँ पे जो एरिया है, यानी कि क्षेत्रफल जो है वर्ताकार का, वो क्या है,
ज्यादा। यानी कि सिंपल सी बात है, देखो एरिया ज्यादा है तो आर कम, एरिया कम है, एक सेकेंड, एरिया ज्यादा है तो आर कम, एरिया कम है तो आर ज्यादा। दैट मीन्स आर को बढ़ाने पर, एरिया को बढ़ाने पर आर कम हो रहा है, एरिया को बढ़ाने पर आर कम हो रहा है, और वैसे ही एरिया को और कम कर देंगे, पहले से कम था और कम कर दो, ठीक है, और कम कर दिया तो और आर बढ़ जाएगा। तो यानी कि आर जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया के, जिसको हमने बोला आर इज प्रोपोर्शनल टू ए, यानी कि आर समानुपाती है 1 बटा एरिया के। ये इक्वेशन हो गई आपके पास 2। यस बेटा, समझ आ रहा है आप सभी को? तो अपने पास दो इक्वेशन आ चुकी है। फर्स्ट इक्वेशन क्या अपन ने लिखी, आर समानुपाती है लेंथ के, इक्वेशन 1, समीकरण 1, इक्वेशन का मतलब आर इज प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती है एरिया के 1/a की। समीकरण नंबर 2, तो दोनों समीकरणों से हम क्या लिख सकते हैं कि आर जो है निर्भर करता है पहला तो लेंथ पर और एरिया पर, यानी क्षेत्रफल पर, लंबाई और क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, मतलब निर्भर करता है। तो समानुपाती का सिंबल हटेगा, स्थिरांक आएगा के एल अपॉन ए। यस बेटा, एक्चुअली यहाँ पे के नहीं होता, यहाँ पे के की जगह रो होता है, रोने वाला रो नहीं, आर एच ओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके 10th के आरबीएससी में के से बता रखा है, तो मैं भी यहाँ पे के से ही लिखूंगा। के यहाँ पे क्या है उसकी बात करें, के जो है विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध, ठीक है, जिसको हम प्रतिरोधकता भी बोलते हैं, जिसको हम प्रतिरोधकता, ये क्या है यहाँ पे बेटा, एक स्थिरांक है जिसको हम विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं, और ये प्रतिरोधकता भी कहलाता है, ठीक है, जिसका यूनिट अभी हम निकालेंगे, ठीक है, हर एक पदार्थ का, जैसे कॉपर का अलग हो गया प्रतिरोधकता, ठीक है, चांदी का अलग है प्रतिरोधकता, और आपके आरबीएससी में टेबल भी दी गई है, ठीक है, तांबे का अलग होगा, टंगस्टन का अलग होगा। तो यानी सभी जो चालक हैं, धातुएं हैं, उनका जो प्रतिरोधकता है, विशिष्ट प्रतिरोध है, वो अलग अलग होती है और वो फिक्स होती है। जैसे कि हर एक पदार्थ का डेंसिटी सेम नहीं होता, अलग अलग होता है और फिक्स होता है, कि भैया पानी का डेंसिटी इतना है 10⁻3, ठीक है। तो हर एक पदार्थ का जैसे डेंसिटी होता है, उसी तरह हर एक धातु का अपना एक प्रतिरोधकता होता है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध होता है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रतिरोधकता की यूनिट की, यानी मात्रक। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू के एल अपॉन ए। तो के की वैल्यू जो है वो हो जाएगी आर, ए इधर इंटू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और एल अपॉन में आ जाएगा। आर का यूनिट ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है, लेंथ का यूनिट मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर गया तो 1 मीटर बचा, तो के इक्वल टू क्या आया, ओम इंटू मीटर। इसको सिंबल के साथ अगर आप लिखना चाहो, ओम इंटू मीटर, मीटर का सिंबल एम होता है। तो ये हो गया आपका मात्रक, किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो गया। ये क्या है बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। यस बेटा, समझ आया आपको टॉपिक? अब हम बात करते हैं दो चीजों की ओर, ठीक है। अब ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, खत्म होने में ही है पॉइंट पूरा। यस, तो एक है ताप, यानी कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, ताप पर भी प्रतिरोध डिपेंड करता है। कुछ धातु ऐसी होती है कि जिसका ताप बढ़ाएं, ठीक है, तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया जैसे तांबा, चांदी, सोना आदि, है ना, इनके क्या करते हैं, इनके आसपास के जो इन्वायरमेंट होता है, उसका एटमॉस्फेयर जो होता है, उसका ताप बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, चालक का भी ताप बढ़ेगा, चालक का ताप बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ये था फर्स्ट।
कुछ ऐसे मिश्र धातु होते हैं, जैसे कि आप क्या करते हैं, आपका चाय बनाने का केटल है, आजकल मग आ रहे हैं अलग अलग, है ना, उसके अंदर गर्म चीज भरते हैं। ठीक है, पहले तो आपने क्या गिलास आती थी स्टील की गिलास में क्या है, दूध डाला गरम गरम, स्टील की गिलास गर्म हो जाती। लेकिन आज ऐसी भी गिलास आने लग गई है कि अपन अंदर गर्म चीज डालते हैं लेकिन बाहर अपने पूरा ठंडा रहता है। ठीक है, बाहर का जो वातावरण है, बाहर का जो सरफेस है उसका, ठीक है, वो जो एरिया है बाहर का, वो ठंडा रहता है। तो वो कैसे बनाया, वो मिश्र धातु का बनाया। मिश्र धातु का मतलब दो धातुओं को मिला के या दो से ज्यादा धातुओं को मिला के एक नया धातु बनाना, उसे हम बोलते हैं मिश्र धातु। तो उसके ताप में परिवर्तन करने पर बहुत कम प्रतिरोध जो है, बहुत मामूली सा ही कम होता है। यानी कि जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन, ठीक है, वो कम होता है। कौन सी धातुओं में, मिश्र धातुओं में। ठीक है, ठीक है, अगला पॉइंट हम देखें। कुछ धातु ऐसी होती है जैसे कि सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में धातु का पूरा अपोजिट होता है। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक। कंडक्टर का मतलब चालक, सेमी का मतलब आधा। आधा चालक, आधा चालक बोले तो कभी कभी तो चालक की तरह काम करेगा, कभी कभी कुचालक की तरह काम करेगा। ठीक है, यानी कि इसमें थोड़ा विपरीत होता है कि ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध जो है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ये किस में होता है बेटा, अर्धचालक, जो कि आधा चालक और आधा कुचालक होता है। ठीक है, और कुछ धातुएं ऐसी होती है कि जिसे अतिचालक बोलते हैं, यानी सुपर कंडक्टर बोलते हैं, कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाए, शून्य हो जाए, यानी जीरो हो जाए, उसे हम बोलते हैं अतिचालक। और एक होता है पदार्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। हमने कहा कि के जो है अलग अलग पदार्थ का होता है, तो वही, क्यों, क्योंकि आर इक्वल टू होता है के एल अपॉन ए। 10th में हमने डिस्कस कर दिया, ए पे हमने डिस्कस कर दिया। बोलो कि सर इसमें तो टेम्परेचर का टी आ ही नहीं रहा, तो बेटा वो 12th क्लास में आएगा फॉर्मूला, यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर अब क्या है, के जो है पदार्थ पे डिपेंड करता है, इसलिए हमने बोल दिया फोर्थ पॉइंट कि पदार्थ पे भी डिपेंड करता है प्रतिरोध। ठीक है, तो बेटा समझ में आ रहा है ना आप सभी को? ऐसा तो नहीं है कि अभी जितना भी पढ़ाया वो समझ ही ना आया हूँ। यस, अगर आपको फिर भी कोई डाउट वगैरह रहता है तो कमेंट में मेंशन करना। ठीक है, ओके बेटा, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले लाइक करना है, देन आपके अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, फिर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके लिए कैसे मिलेगा नोटिफिकेशन, तो पास में दिए गए बेल आइकन पर, ठीक है, एक घंटी का बटन है, उस पर जब आप क्लिक करोगे, टिक करोगे, उसको मारोगे उंगली से, तभी जाके आपको नोटिफिकेशन आएगा, यानी कि नई नई सूचनाएं आती रहेगी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, अपने घर पर रहें, ठीक है, सेफ रहें। ओके बेटा, बाय, सी यू, टेक केयर।